ओके, सो मयंक, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक लेक्चरशिप जॉब। थैंक्स अलॉट सर। आपका बहुत कंट्रीब्यूशन था इसमें। एंड आई मस्ट थैंक यू, आपने टाइम निकाला इस इंटरेक्शन के लिए। और मयंक, ये ऐसी इंटरेक्शंस जो होती हैं ये बहुत हेल्पफुल होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, हम लोगों के लिए भी, हमें जी भी जी सीखने को मिलता है। और स्टूडेंट्स के लिए तो जी बहुत ही जी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, बिकॉज आपकी जो जर्नी है, बहुत से स्टूडेंट्स अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे आपकी जर्नी के साथ। सो जी ये हम उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। मैं आपसे आपके बारे में पूछूंगा, एंड जो भी आपको लगता है कि वर्थ शेयरिंग है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, वो आप प्लीज शेयर कीजिएगा। एंड जहां जी तक मैं जरूर। जानता हूं मयंक, आप ऑलरेडी जॉब में थे, तो मैं सबसे पहले आपके आपके बैकग्राउंड से ही स्टार्ट करता हूँ। प्लीज टेल अस अबाउट यू। आपने ग्रेजुएशन कब किया था, फिर उसके बाद आपकी जर्नी कैसी रही थी, और प्रेजेंटली आप क्या कर रहे थे? सर ग्रेजुएशन मैंने अपना गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्लीट किया था 2017 में। उस समय सर कुछ खास मतलब प्राइवेट कॉलेज का आपको पता ही है, बस आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट्स होते हैं, और कंपनीज को विजिट करती नहीं है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमने कर रखी थी, तो कोडिंग वोडिंग हमने सीखी नहीं कॉलेज में। तो प्लेसमेंट में कुछ खास रहा नहीं इंटरेस्ट, तो शुरू से ही हम लोग इसी तैयारी में थे कि हाँ गवर्नमेंट जॉब लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है। फैमिली से भी यही हमेशा बताया गया था कि गवर्नमेंट जॉब ही लेना है तुमको। तो हमने इसके बाद सर प्रिपरेशन स्टार्ट की गेट की आफ्टर बीटेक। सर पहले अटेम्प्ट में मैंने 2018 में दिया था, तो गेट में कुछ खास हुआ नहीं था सर उस साल। हम्म। बट सेकंड जब टाइम मैंने गेट दिया, तो मैं आपके चैनल के टच में आया था, तो वहां से मुझे कुछ गाइडेंस मिली कैसे पढ़ना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए। तो 2019 में सर मेरा अच्छा स्कोर आया, और मैंने एक आध दो पीएसयू का भी इंटरव्यू दिया, बट कन्वर्ट नहीं हो पाया था। हम्म। तो मैंने मास्टर्स में कंप्लीट अपना एडमिशन ले लिया आईआईटी बीएचयू में। हम्म। वहां से मैंने 2 साल मास्टर्स मैंने इन ईएमडी इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड डिजाइन में हम्म। स्पेशलाइजेशन में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। ओके। ड्यूरिंग मास्टर्स ही मैंने 2-3 एग्जाम दिए थे सर। हम्म। वैसे दिए तो मैंने अभी तक अपने लाइफ टाइम में अराउंड 40 एग्जाम्स दिए हैं अच्छा। आफ्टर ग्रेजुएशन। और सर अराउंड 20 एग्जाम्स में 1 मार्क्स और 1.5 मार्क्स 0.3 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुका है। हम्म। मैंने अपने कॉलेज में 15 कंपनीज के इंटरव्यूज दिए हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज रही हैं। 6 जी। कंपनीज के मैं फाइनल राउंड में पहुंच के वहां से बाहर हो गया हूँ। तो सर लक फैक्टर मतलब काफी टाइम तक मुझे फेवर नहीं किया था। अच्छा। फाइनली जॉब मेरी सर ये हरियाणा में, मैंने एक पेपर दे रखा था 2019 में, तो कोरोना के चलते उसका रिजल्ट डिले हो गया 2 साल। हम्म। तो फाइनली मेरा 2021 में सर दिसंबर में यहाँ हरियाणा से कॉल लेटर आया था, हम्म। और फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे। और उसी ड्यूरेशन में मैं लेक्चर का प्रिपरेशन कर रहा था मास्टर्स खत्म होने के बाद। तो ओके। मैंने पेपर दे दिया था, दिसंबर में पेपर था इसका, और यहाँ पेपर देने के बाद जाके हरियाणा में ज्वाइन कर लिया। हम्म। तो पेपर मेरा अच्छा हुआ था सर, इसका मैंने प्रिपरेशन अच्छा। सही से की थी। हम्म। तो अभी यहीं पे जॉब कर रहा था मैं, 3 महीने से जॉब हुई थी और इसका रिजल्ट आ गया सर। तब हम्म। से इंटरव्यू दिया मैंने, और अब हम्म। हो गया सर फाइनल सिलेक्शन। तो अभी अभी जो प्रेजेंट जॉब कर रही है, ये कौन सी जॉब है मयंक, एक बार फिर से बताएंगे आप? सर ये है हरियाणा गवर्नमेंट में, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ओके। वो वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट करती है। ओके। तो उसमें एक डिपार्टमेंट है हरियाणा एग्रीकल्चर एंड फूड कॉर्पोरेशन। अच्छा। इसमें जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे मैंने ज्वाइन किया था सर। अच्छा, अभी 3 मंथ हुए हैं? जी जी, मैं जनवरी से ज्वाइन किया था। आपने आपने ग्रेजुएशन कब किया था मयंक? सर 2017 में सर कंप्लीट हुआ था मेरा ग्रेजुएशन। तो 17 मतलब अभी 22 चल रहा है, मतलब 5 साल में आप आपके हिसाब से आपने एमटेक किया बीएचयू से, और फिर जी आपने कोई 40 प्लस तो एग्जाम लिखे, और 15 प्लस आपने कंपनीज कॉलेज में भी आपने फेस किया। तो मतलब ये हो जी गया कि जी जी 50 प्लस जगह पे आपने ट्राई किया, मैं ये बोल सकता हूँ, जी जी जी। जिसमें मेरा इंटरव्यू। सर मानना है कि लगे रहना पड़ता है, आपको हार नहीं माननी है। हाँ आप जी। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो होता है। मेरे कई फ्रेंड्स हैं सर। अभी मेरे एक रिसेंटली सीनियर हैं, वो 2014 के पास आउट थे। अच्छा। मतलब वो ईएससी के इंटरव्यू 2 बार दे चुके हैं, कई हम्म। पीएसयूज के इंटरव्यू दिए हैं, बट रिजेक्ट हो जाते थे बार बार। इस हम्म। बार उनका यूपीपीसीएल में फाइनली हो सर गया। यही में फाइनल सिलेक्शन हो गया। चलो सर बहुत लगे रहना अच्छा। पड़ता है, छोड़ना नहीं है। जो लगा रहेगा उसका हो जाएगा। 100% सर, जो आप ईमानदारी से मेहनत करके तैयारी कर रहा है, अपने सब्जेक्ट और सिलेबस को समझ रहा है, एग्जाम पैटर्न को समझ रहा है, हम्म। उसका सिलेक्शन फिक्स है। देर हो सकती है बट होता जरूर है। हम्म। अच्छा, बीच में जैसे आपने एमटेक भी कर लिया, तो ये डिसीजन कैसा होता है मैं कि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एमटेक करें कि ना करें कि लगे रहें, तो ये डिसीजन कैसा होता है, ये कैसे लिया था आपने? सर मैंने ये डिसीजन लिया था कि 2 साल तो हो गए ग्रेजुएशन किए, हम्म। अगर मैं फर्दर ड्रॉप लेता हूँ तो हम्म। गेट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ बहुत अनसर्टेन एग्जाम है। आप बहुत मेरिट
मेरा टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे नंबर आते थे, मैं ओपन टेस्ट सीरीज में मेरी रैंक अच्छी थी। मेडी का जो ओपन टेस्ट सीरीज होता है उसमें मेरी 60 रैंक थी। लेकिन उसके बावजूद वो 3 घंटे कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, कम्प्लीटली उस पर डिपेंडेंट होता है। सही है, सर सही है। मैंने एमटेक को एज अ बैकअप ज्वाइन किया था कि हम्म, अगर कुछ नहीं होता है तो एटलीस्ट साल वेस्ट नहीं होगा मेरा। और हम्म, प्लेसमेंट तो सर आईटीज में जा रहा हूँ तो कंपनीज हम्म, के लिए एक्सपोजर मिलेगा मुझे, बहुत सी कंपनीज आएंगी। और सर बदकिस्मती ये रहेगी, कोरोना आ गया जिससे हमारा प्लेसमेंट आया, क्योंकि हम्म। हमारे जो नेक्स्ट बैच आया उसका 100% प्लेसमेंट हो गया। उसमें तो बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट चल रहा है। 100% प्लेसमेंट हो सर, एक और कंपनीज नहीं आई। जो बीएचयू का रिकॉर्ड है, 1000 कंपनीज विजिट करती हैं कैंपस में। हम्म, हमारे जिस टाइम पे सीन था 324 कंपनीज आई थी बस। हम्म। इसको और किसने उसमें तोड़ दिया? 90% कंपनीज आईटी सेक्टर की कंपनीज थी। सही है। हम्म, इंडस्ट्रीज बंद थी सर, तो कोर सेक्टर की कंपनीज कैंपस में आ ही नहीं रही थी। हम्म। चलो, जब आदमी पीछे मुड़ के देखता है ना तो उसको लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, सही चल रहा है। जी कि अगर शायद जी। आप कंपनीज में चले जाते तो ये एग्जाम्स नहीं लिखते फिर। और तो सर मैं मास्टर्स ना किया होता तो मुझे यहाँ ज्यादा वो नहीं मिलता, कहीं ना कहीं मास्टर्स आज मुझे फायदा ही हाँ, किया। सही है, सही है। होता जो है वो अच्छे के लिए तो होता ही है। हाँ, मतलब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स तो आपको लगेगा कि हाँ, अच्छा इसलिए ऐसा सब चीज हुआ था। वही ना सर, मतलब आप इतने एग्जाम दिए, मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं, 40 तो दिए ही हैं कम से कम। अगर मैं छोटे मोटे सारे एग्जाम जोड़ लूँ मिल तो मिला के तीस तो चालीस हो गए होंगे आराम से। और कहीं 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 डीवी के बाद कुछ हो गया, कहीं इंटरव्यू में हो गया, कहीं 0.5 मार्क्स से रुक गया। तो फ्रस्ट्रेशन तो होता ही था, अरे यार क्या चल रहा है, इतना पढ़ लिया, इतना हो जा रहा है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आदमी लगा रहा कि हाँ ठीक है, होगा कभी ना कभी तो होगा ही, कभी ना कभी तो कब होगा। तक नहीं होगा। सही है। बहुत बहुत सही है ये मयंक। और मैं वही बता रहा था कि आप जैसे लोगों से बात करके ये एक मोटिवेशन का रीजन होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल ये तो एक्चुअल चीजें हैं ना जो की हैं आप लोगों ने, वो आप बता रहे हो। और जी स्टूडेंट्स को जो 2 2 3 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब वो सुनेंगे आप जैसे लोगों को तो उनको लगेगा कि नहीं, फ्रस्ट्रेट होने का कोई रीजन नहीं है। और आपने तो और भी एग्जांपल दे दिए, 2014 से भी लोग लगे हुए हैं, लॉल उस तरीके से है। अच्छा मयंक, अब हम आते सर हैं सर इंटरव्यू पे। हाँ जी। जी सर, मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन तो ऑब्वियस है, मतलब ह्यूमन नेचर है। सही आप है। 1 साल किसी एग्जाम को दे रहे हो, अपना सब कुछ दे रहे हो, घर परिवार सारे ओकेजन सारे पार्टी सब छोड़ रहे हो, और नेचुरल है, फाइनल जब बिल्कुल सिलेक्शन नेचुरल नहीं है। होता है तो मतलब दिल टूट जाता है। मतलब चाहे लेकिन सर चाहे वो आप फ्रस्ट्रेट दोबारा, होके लगे रहो, चाहे दुखी होके लगे रहो, हाँ मतलब पर लगे रहो। आप लगे रहो बस। एक कैंडिडेट से, गर्ल कैंडिडेट से मैंने इंटरेक्शन किया, उसका रिकॉर्डिंग में डला हुआ है, उत्तर प्रदेश का ही उनकी सिलेक्शन हुई है। तो बोलती जब मैं फेल होती मैं क्या करती थी, बोलती सर मैं तो बाथरूम में जाके दिल खोल के रोती थी। फिर अगले दिन फिर से जो है मैं बिल्कुल शांत होकर फिर हम तो से। ये भी नहीं कर सकते थे, हमारे साथ एक स्टीरियोटाइप भी तो है। हाँ, सही है। अभी अभी मैं फिर अब हम चलते हैं अगला, जैसे इंटरव्यू की तरफ। तो आपका जी जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होगा, बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं कि साहब क्या जी पूछा जी इनसे, क्या क्वेश्चन पूछे, फिर उसने क्या बोला। तो वो उनके लिए बहुत एक मेन अट्रैक्शन होता है इंटरेक्शन में। तो आप उसके बारे जी। में हमें डिटेल में बताएं कि जब आप गए तो किस तरीके से आपका इंटरव्यू हुआ था, क्या क्या पूछा था उन्होंने। सर पहले वो जो एक पर्ची मिलती है उसमें आपका एक नंबर आपको असाइन हो जाता है। हाँ जी। तो वहां से एक आते हैं कर्मचारी आयोग से, वो उस नंबर को कॉल करते हैं और आपको लेके चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए। हाँ जी। फिर आपको बैठाया जाता है जिस पैनल में भी आपका असाइन रहता है, वहां पे आप बैठे रहते हैं, फिर कॉल आता है तो अंदर जाना होता है। मेरा सबिता मैम का पैनल था। हम्म, तो मैं जब अंदर गया तो उनको ग्रेट किया, उन्होंने मुझसे मेरी पर्ची मांगी, बस उस पे कुछ कोई डिटेल नहीं होती आपकी, कुछ भी नहीं होता। बस जिस एग्जामिनेशन के लिए आप अपियर हो रहे हैं वो नाम रहता है और नंबर रहता है। हम्म, तो जैसे ही मैं बैठा, उसके बाद मैम ने पूछा कि पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया बैठते ही कि लाइटनिंग क्या होती है। हम्म, मतलब बिना कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछे तो मैंने बताया मैम 3 टाइप की लाइटनिंग्स होती हैं, इंटर हम्म, क्लाउड, इंट्रा क्लाउड और अर्थ टू ग्राउंड क्लाउड। तो फिर हम्म, वो लाइटनिंग में थोड़ा और क्वेश्चंस पूछे, क्यों होता है, चार्जेस कैसे फॉर्मेशन होते हैं क्लाउड्स में, इंटर क्लाउड लाइटनिंग कैसे होता है, इंट्रा क्लाउड कैसे होता है, लाइटनिंग से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, प्रैक्टिकल पर्पजेस क्या क्या हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। ये 4 5 क्वेश्चन पूछा उन्होंने, उसके बाद दूसरे जो सर बैठे थे उनको पास कर दिया। तो सर हम्म, सबसे पहले पूछे कि क्या कर रहे हो, क्या मतलब क्या क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने बताया सर मास्टर्स किया है यहाँ से। और तो उन्होंने पूछा प्रोजेक्ट का थीसिस का वो टॉपिक क्या था तुम्हारा, तो मैंने थीसिस टॉपिक बताया। तो मुझसे थीसिस से 3 4 क्वेश्चन पूछे मेरे, वो मशीन्स के, मुझे लग रहा था इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जानकार आदमी थे। ओके। तो काफी मतलब थोड़े टिपिकल टाइप, जैसे पूछा सबसे पहले कि इंडक्शन मशीन्स कैसे स्टार्ट होती हैं, पहला बेसिक क्वेश्चन था वो बता दिए। फिर पूछा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप का क्या शेप होता है उसका, वो भी बता दिया मैंने। फिर उन्होंने पूछा कि किसी इंडक्शन मशीन को तुम्हें जनरेटिंग मोड में ले जाना है फ्रीक्वेंसी चेंज करके।
पॉसिबल है क्या ऐसा रियल टाइम में? मैंने बोला नहीं सर, पॉसिबल तो नहीं है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के कैसे ले जाएंगे? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो सिंक्रोनस स्पीड भी बढ़ जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी तो रोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड को फॉलो करना चाहता है, वो कभी कैच कर ही नहीं पाएगा सिंक्रोनस स्पीड को। तो मैंने बोला सर पॉसिबल नहीं है, आपको एक्सटर्नल प्राइम मूवर से एक बार रोटेट करके रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से हाई स्पीड पे टर्न कराना पड़ेगा। बट पता नहीं वो सेटिस्फाई नहीं लगा, बोले हमने तो किया है, बट मुझे लगता है सर ये पॉसिबल नहीं है, मैं आगे बाद में देखा भी, बट ये पॉसिबल नहीं है, आप फ्रीक्वेंसी चेंज करके ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर उनसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गए, मुझसे बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर और बक बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम बनवाया, इंडक्टर्स के पोजीशन पूछे और थोड़ा इंडक्टर का फंक्शनिंग पूछा, इंडक्टर कैसे वर्क करता है सर्किट्स में। इसके बाद एक उन्होंने पूछा वेक्टर स्पीड कंट्रोल क्या होता है मशीन्स में, ये क्वेश्चन नहीं आता था मुझे, तो मैंने सर से बोल दिया सर सॉरी, इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। वैसे बहुत हायर लेवल का स्टडी है, एमटेक के बाद जब पीएचडी में आदमी जाता है वहां पे वेक्टर स्पीड कंट्रोल पढ़ाया जाता है मशीन्स में। उन्होंने उसके बाद उन्होंने पास कर दिया। जो सेकंड मेंबर थे उन्होंने सर पूछना चालू किया, वो पावर सिस्टम से बेसिकली क्वेश्चंस पूछ रहे थे मुझसे। पहला क्वेश्चन पूछा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, स्टार्ट कैसे होता है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर कर दिए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि सर्ज क्या होता है, प्रैक्टिकल यूनिट्स में सर्ज को किस इंडियन स्टैंडर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, सर्ज का ड्यूरेशन क्या होता है। उनको लगा था, मैंने जब बताया था मैं जूनियर इंजीनियर हूँ, तो उनको लगा था मैं बिजली विभाग में काम करता हूँ, तो मुझसे प्रैक्टिकल वैल्यूज पूछ रहे थे हर चीज की, रियल टाइम में क्या होता है, रियल टाइम में क्या होता है। तो मैं एक अंदाजा बता रहा था, सर मेगावोल्ट्स में होता है, सर माइक्रो सेकंड्स में होता है, नहीं नहीं एग्जैक्ट बताओ कितने माइक्रो सेकंड। मैं बोला सर 10 से 100 माइक्रो सेकंड, नहीं नहीं अभी भी रेंज बता रहे हो, एग्जैक्ट बताओ। मैं बोला सर मैं हूँ, मैं कैसे एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, तो बोल रहे तुम बिजली विभाग में हो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं बोला नहीं नहीं सर मैं बिजली विभाग में हूँ ही नहीं। अच्छा फिर वो बोले, फिर वो सब्जेक्ट के साइड आ गए, प्रैक्टिकलिटी छोड़ दिया। फिर काफी कुछ पूछा, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर कैसे फंक्शन करता है, एक शेडेड पोल मोटर में कैसे फ्लक्स मूव करता है अनशेडेड टू शेडेड पोर्शन। उसके बाद एक आध दो सिनेरियो देके पूछा कि जैसे एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने प्रैक्टिकल बेस्ड, सर मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, बट एक केस बनाया था कि ये कर देंगे तो क्या होगा, ये कर देंगे तो क्या होगा। फिर उन्होंने स्माइल किया और मैम की तरफ, वो सविता मैम को दे दिया। फिर सविता मैम ने मुझसे पूछा हॉबीज क्या है आपकी, मैंने बोला सर इंटरनेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना पसंद है मुझे। बोली अरे वाह ये इंजीनियर की हॉबी कैसे हो गई। मैं बोला मैम मैं देखते रहता हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट है मुझे। तो तुरंत पूछे कि अच्छा इंडियन फॉरेन पॉलिसी बताओ, इंडिया किस फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है। मैंने बता दिया सर इंडिया न्यूट्रल कंट्री है, एनएएम नॉन अलाइंड मूवमेंट के तहत एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है, किसी भी ग्रुप किसी भी कंट्री को फेवर नहीं करता है, अपने जो हित है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है इंडिया। तो उन्होंने पूछा कि अभी क्वाड मीटिंग चल रही है, हाल ही में कहाँ गए हैं मोदी जी क्वाड मीटिंग अटेंड करने, तो मैंने बोल दिया मैम टोक्यो गए हैं। तो फिर पूछे क्या है क्वाड, क्वाड का एजेंडा क्या है, क्वाड क्यों फॉर्म किया गया, मैंने बता दिए सारे आंसर, मैं पढ़ता था इंटरनेशनल करंट अफेयर। उसके बाद मैंने बोला ठीक है आपका इंटरव्यू हुआ है आप जा सकते हैं, फिर मैं आ गया। तो कितनी देर चला होगा मैं? सर 20-25 मिनट चला होगा। अच्छा, बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अंदर जो मेंबर बैठे होते हैं तो उनको विश कैसे करना होता है, लेडी मेंबर भी हैं तो कैसे विश करना होता है, तो आपने किस तरह से विश किया था उनको? मैंने चेयरमैन मैम, जैसे मेरी मैडम ही थी तो पहले मैडम, अगर मैडम बैठी हैं आपके पैनल में तो मैम को पहले करना चाहिए। मैंने मैम को बोला गुड मॉर्निंग मैम, फिर सर की तरफ देख के उनको भी बोला सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फिर उन्होंने बोला पर्ची दे दीजिए, फिर अपने आप बोल देते हैं सेट डाउन बैठ जाइए आप, पूछना भी नहीं पड़ता। अच्छा, फिर ये आपका बिल्कुल कूल चला होगा, राइट मैम? हाँ एकदम, अच्छा, वो आपको कंफर्टेबल कराते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि मैं आपने इस इंटरव्यू के अंदर क्या आपके पॉजिटिव रहे और क्या नेगेटिव रहे, अगर कुछ नेगेटिव रहे तो आप क्या बताएंगे? सर नेगेटिव मैं ये बताऊंगा, एक तो मैं वो दो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, वो ओके, वेक्टर स्पीड कंट्रोल क्या था, और वो तो पॉसिबल नहीं है आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दो। वो तो नेगेटिव और कह सकते हैं, हाँ। और जो मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि जब मैं आंसर्स कर रहा था क्वेश्चंस को, तो जैसे हमें सर बोलने की आदत है, तो मैं जब मैम को एड्रेस कर रहा था तो बीच बीच में सर बोल दे रहा था मैम अच्छा। को, ओके मैम जैसे बोलते हैं ना, तो मैं ओके सर सर 2-3 बार बोल दिया। मुझे लगा मैम नोटिस की इस बात को कि सर बोल दे रहा है मुझे बार बार। अच्छा। तो एक एक ये नेगेटिव पॉइंट लगा था मुझे से। ओके। बाकी क्वेश्चंस के आंसर मैंने कॉन्फिडेंटली दिए थे, टीचर्स भी स्माइल कर रहे थे, सेटिस्फाई अच्छा। लग रहे थे आंसर से। अच्छा, और बिल्कुल कूल चल रहा था सारा काम। हाँ एकदम सर, मैं पहला इंटरव्यू दिया हूँ इतना रिलैक्स, मतलब मैंने बहुत इंटरव्यू दिए लाइफ में, 30 हम्म, 40 इंटरव्यू दिए हैं,
बट ये इंटरव्यू मतलब मुझे लगा कि हाँ, जो कुछ मैं बताया जा रहा है, मैं कॉन्फिडेंस सेंस यहाँ, क्योंकि मैं 4-5 मॉक दिया था और कई सारे सब्जेक्ट इंटरव्यू दिया था, स्नैप इंटरव्यू दिया था। सर लोग का फीडबैक अच्छा था कि हाँ सही से आप आंसर कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो। तो सर आ गया था कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत, हाँ कि बता देंगे जो पूछा जाएगा। और मयंक, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या लगती हैं आपको, क्या वर्क कर गया आपकी फेवर में? ये कॉन्फिडेंस ही वर्क कर गया? सर कॉन्फिडेंस और सर 4 साल की मेहनत, जो 4 साल का एक्सपीरियंस है सर। टेक्निकल मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मुझे अपने सब्जेक्ट्स की 4-5 सब्जेक्ट्स की काफी अच्छी नॉलेज है। प्लस आपकी हॉबीज भी मैं आपका स्ट्रेंथ थी और हॉबीज में भी आप अच्छा कर पाए। हाँ यस सर, हॉबीज जो मैं बताया उससे एग्जैक्टली जितने जो क्वेश्चन आप पूछे करते गए हो मैं। वही आपने बताया और उसमें से हाँ जी क्वेश्चन जी। निकाल दिए गए। ये प्लेइंग व्लेइंग में ये नहीं बोला, मैक्सिमम लोग क्रिकेट बोल रहे थे और नहीं, हम्म, मैं बोला ठीक है, क्रिकेट तो पूरा मतलब कुछ भारत ऐसा खेल बोलो रहा है। जहां से वो क्वेश्चन पूछ भी पाए। क्वेश्चन दूसरी पूछ जगह सके उन्होंने इसीलिए क्वाड मैंने पूछ बोला। लिया और उस तरीके से फॉरेन पॉलिसी पूछ लिया, और वो करते जी थे तो जी आपने बता दिया, वो भी उसका भी जी काफी जी अच्छा इंप्रेशन रहा होगा। जी। हम्म, चलो मयंक, इट वाज वेरी वेरी नाइस। अब लास्ट में हम आ गए हैं इंटरेक्शन के, तो मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा, ये जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, आपका कोई मैसेज इनके लिए? सर मेरा मैसेज तो यही है कि जैसा का अभी सीन चल रहा है, अगर आप, मैं एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बात करूंगा, मैं सारे एस्पिरेंट्स के बारे में तो नहीं बात कर सकता, क्योंकि जो सिविल हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हद से ज्यादा आती हैं, तो उनके स्ट्रेटजी अलग ही है तैयारी करने की। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके पास साल भर में मैक्सिमम, अगर आप गेट को हटा दो, क्योंकि गेट से तो पीएसयू वेरिएबल है, तो आपके पास 500-600 सीटें आती हैं। आपको ये करना है कि आपको अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। आपको हमेशा टेक्निकल स्कोर करना है, इसके नीचे काम नहीं बन सका है। आपको टेक्निकल में 80% स्कोर करना ही है, इसके लिए आपको यूथ पब्लिकेशंस और आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, क्योंकि गेट का एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना है। अब आ गया बात जहाँ सिलेक्शन रुक रही है बच्चों की, वो नॉन टेक आ गया है। सारे एग्जाम्स में नॉन टेक्निकल का अच्छा खासा पोर्शन बढ़ता जा रहा है, 40 से 50 नंबर आता है। आपको साथ साथ में देश दुनिया में क्या चल रहा है, इंग्लिश, हिंदी, भाषाएं, जीएस का आइडिया, देश का इतिहास क्या था, भूगोल क्या है, इस सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते इनसे। मेरा शुरू स्टार्टिंग के 2 साल इसी, मेरी कमजोरी थी, इसी के चलते मेरे काफी सिलेक्शन रुके हैं, नॉन टेक के चलते। अब नॉन टेक पढ़ लिया हूं तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है पेपर्स में कंपेयर टू पहले। नॉन टेक आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा। ओवरऑल बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा। हाँ, आप ये नहीं कर सकते हो कि हाँ अरे टेक्निकल मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो, आप 80% सुपर स्कोर नहीं कर सकते। सही है, वहां ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपसे नहीं बनेंगे, आप चाहे कितने भी स्टूडेंट तेज हो। सही है। चलो बहुत अच्छा है मयंक, बहुत अच्छा आपने इंफॉर्मेशन दिया स्टूडेंट्स को। आपकी अपनी जर्नी और आपकी अपनी पर्सनैलिटी ही मोटिवेशनल है, और आप को कोई सुनेगा स्टूडेंट तो उसको लगेगा कि नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, लगे रहना चाहिए हमें। नहीं सर, लगे रहना तो बस, होता जरूर है ये। मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, सबका सर ऐसे ही है, सब 3 साल 4 साल लगे रहे हैं, सब आज अच्छी अच्छी जगह पहुंच गए हैं, कोई खाली नहीं बैठा है। हम लोग 6 लोग आए थे 2017 में अपने कॉलेज से, 6 की जॉब लग गई। जॉब की लग गई और अच्छी जगह लग गई सबकी। जी, सबकी अच्छी जगह लग गई, चलो कोई नहीं बहुत अच्छा। खाली बैठा है। और मयंक, अब आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं, टीचिंग, वो वंडरफुल प्रोफेशन है। वो कंट्री का जो है ना डेस्टिनी डिसाइड करता है, क्योंकि आई थिंक जी यही एक जी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप ह्यूमन बीइंग से डील करते हो, आप एक ह्यूमन को शेप करते हो, और जी सर। इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू गिव योर बेस्ट सो दैट यू बिकम द वंडरफुल टीचर। एक अच्छा टीचर अपनी यस सर, लाइफ ऑफ टाइम कोर्स। में, एक अच्छा टीचर अपनी लाइफ टाइम में हजारों बच्चों के भविष्य को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। So you understand the gravity of यस this सर। profession, right? Chalo, all the यस very सर, best, man, and ऑफ thanks again. कोर्स। And thanks again once again. थैंक यू सो मच सर।